Hello and good morning everyone. Welcome in the class of Business Studies. So students, in our previous class of BST, we have discussed the topic capital structure of chapter number 9, right? We were on chapter number 9, that is financial management of your book, and till yet we have discussed the meaning and concept of capital structure. हमने पढ़ लिया है capital structure होता क्या है, हमने पढ़ा है कि ये सिग्निफाई करता है आपके ओवरऑल कैपिटल में डेट और इक्विटी के रेशो को। हमने पढ़ा था कैसे लोकल प्रोडक्ट्स की जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स के जैसे डेट हमारे लिए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है बट रिस्की है, राइट? और कैसे इक्विटी है तो थोड़ा कॉस्टली बट सेफ है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है द प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी, वो हमें पढ़ना है। फाइनेंशियल लेवरेज की हमने बात कर ली थी। फाइनेंशियल लेवरेज मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। आपकी जो टोटल कैपिटल है इसमें बोरोइंग वाली मनी का कितना हिस्सा है, और कल मैंने आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया था दैट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर आरओआई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम इसको आरओआई दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइनलाइज करते हैं वेदर वी वांट मोर डेट और वी वांट मोर इक्विटी। कल जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था इन केस आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI means the return which is generated from the amount invested is more than the rate of interest, the interest paid on borrowing money, then we will prefer more of debenture because it will be beneficial for organization. It will increase the earning per share. ROI is greater than rate of interest. जैसे एक एग्जांपल अगर लूं मैं इसके साथ, तो if ROI is more than rate of interest, it means I am investing the amount and I am getting 15% return on the amount, whereas I need to pay only 8% interest on the amount borrowed. मैंने कहीं से 10 लाख रुपीस बोरो किए 8% इंटरेस्ट पे, और मैंने ये अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया है, वहां से मुझे रिटर्न मिल रहा है 15%, तो डेफिनेटली मोर ऑफ दिस बोरोइंग विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। मोर डेट विल इंक्रीज माय अर्निंग, राइट? ये क्या करेगा, मेरी अर्निंग को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, मोर डेट लूंगी, मोर डेट कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। ये सिचुएशन 1 है। इफ आरओआई इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मोर डेट विल इंक्रीज द अर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर सिचुएशन रिवर्स हो, आरओआई इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसे में मैं ज्यादा बोरोइंग करूंगी तो डेफिनेटली मेरी अर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, अर्निंग फॉल हो जाएगी। इसी को हमें एक एग्जांपल के साथ पढ़ना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आरओआई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ROI is return on investment. It will be calculated by dividing total investment with it will be calculated by dividing EBIT from total investment. आप EBIT लेंगे और उस EBIT को total investment से divide कर देंगे और फिर multiply कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें percentage form में चाहिए। Now what is EBIT? EBIT means earning before interest and tax. मैंने इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कितना मनी अर्न किया, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? तो देखिए ये होगा। फिर आपको कल मैंने सिखाया था अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए EBIT लेंगे, EBIT पे से पहले आप इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद जो अर्निंग बचेगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अमंग द शेयर होल्डर्स। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको 2 केसेस गिवन है जिनमें 3-3 सिचुएशन है। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जब आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो मोर डेट आपकी अर्निंग को इंक्रीज करेगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या गिवन है, 2 अलग अलग केसेस गिवन है। तो ये दोनों केसेस हमें डिस्कस करने हैं और ये दोनों केसेस को हमें विद एग्जांपल समझना है। तो देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले अब देखिए केस 1। केस 1 में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है टोटल 50 लाख रुपीस, और ये 50 लाख रुपीस 3 अलग अलग सिचुएशन में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से अरेंज करती है, ठीक है? तो पहले हम तीनों सिचुएशंस देखते हैं और फिर हम सॉल्यूशन समझेंगे। सिचुएशन 1 है जहां कंपनी की टोटल कैपिटल 50 लाख है, और ये 50 लाख की कैपिटल सारी की सारी कहां से आई है, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में आई है। कंपनी के पास कोई बोरोइंग नहीं है, कोई डेट कैपिटल नहीं है, ठीक है? तो कंपनी की 50 लाख रुपीस की इक्विटी कैपिटल है जिसमें 5 लाख शेयर्स है, 10 रुपीज ईच। अब आगे देखिए, टैक्स रेट है 30% और कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 7 लाख रुपीस।
केस 1 की सिचुएशन फर्स्ट है ये। केस 1 की सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 में केवल इक्विटी कैपिटल और डेट का रेशियो चेंज होने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यानी टैक्स की रेट सेम रहेगी और ईबीआईटी सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 एक कॉमन केस है जिसकी 3 सिचुएशंस आपको पढ़नी है। तो सिचुएशन नंबर 1 आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सिचुएशन नंबर 2 की तरफ देखिए जरा आप। केस 1 की सिचुएशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। तो केस 1 की सिचुएशन 2 देखें। टोटल कैपिटल है कंपनी की अभी भी 50 लाख रुपीस, केस 1 के जैसे ही, कुछ भी डिफरेंस नहीं। टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपीस, जिसमें से इक्विटी कैपिटल है 40 लाख और डिबेंचर है 10 लाख की। यानी केस 1 की सिचुएशन 2 में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में 40 लाख रुपीस तो इक्विटी कैपिटल है और 10 लाख रुपीस जो है वो डेट के। अब टैक्स रेट सेम टू सेम 30%। इंटरेस्ट ऑन डेट, अब डेट है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की रेट बता रखी है 10%। और ईबीआईटी आप देख रहे हैं 7000, सेम केस सिचुएशन 1 के जैसे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इक्विटी और डेट के रेशियो में डिफरेंस है। फर्स्ट सिचुएशन में डेट था ही नहीं, सेकंड में 10 लाख रुपीस का डेट है। अब हम आगे आ जाते हैं केस 3 की तरफ। केस सिचुएशन 1 सिचुएशन 3 की तरफ है ना, केस 1 के सिचुएशन 3 की तरफ देखिए जरा ध्यान से। सेम टू सेम है सब कुछ, बस इक्विटी और डेट का रेशियो चेंज है। हैव एन लुक। टोटल कैपिटल इज गिवन एज ₹50 लाख, जैसे वहां पे थी वैसे ही यहाँ पे। दिस टाइम इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹30 लाख एंड डेट ऑफ ₹20 लाख। हमें क्या समझना है कि कैसे डेट को बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ती है। तो हमने एक केस रखा जहाँ डेट 0 था, सेकेंड केस में डेट 10,000 का और थर्ड केस में 10 लाख का और सेकेंड केस में थर्ड केस में 20 लाख। टैक्स की रेट यहाँ पे भी सेम, इंटरेस्ट यहाँ पे भी सेम, ईबीआईटी यहाँ पे भी सेम। अब 3 सिचुएशन है जिसमें पहले में डिबेंचर है ही नहीं, सेकंड में 10 लाख के डिबेंचर है और थर्ड में 20 लाख के डिबेंचर है। टोटल कैपिटल, टैक्स की रेट, इंटरेस्ट की रेट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सब कुछ सेम है तीनों सिचुएशन में। फिर भी आप देखेंगे कि तीनों सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर अलग अलग आई है। तो देखते हैं अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है। उससे पहले हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि इस सिचुएशन में आरओआई कितना रहेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं देखिए। टोटल कैपिटल 50 लाख रुपीस गिवन है आपको और ईबीआईटी 7 लाख है। तो आरओआई कैलकुलेट कैसे होगा, 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको क्या करना है, 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख। क्यों, क्योंकि आरओआई का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए आरओआई कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आरओआई का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इट इज टोटल कैपिटल ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10%। ये जो केस 1 है इसकी तीनों सिचुएशंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो अब आप इसका कैलकुलेशन समझेंगे कि हमने ये देख लिया आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये अंडरस्टूड है जैसे जैसे आप डेट बढ़ाएंगे आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, राइट। कैसे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे वो आप ऑब्जर्व कीजिए, आसान कैलकुलेशन है बहुत। हैव अ लुक। मैंने तीनों सिचुएशंस रखी और मैंने तीनों सिचुएशंस का क्या रख लिया, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तीनों में ही 7 लाख है, तो देखिए ईबीआईटी 7 लाख 7 लाख 7 लाख, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 देखिए, मुझे इस ईबीआईटी में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से सबसे पहले माइनस होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे, डेट पे। जितना डिबेंचर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो भैया सिचुएशन 1 में तो डेट था ही नहीं, तो इंटरेस्ट 0, कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि डिबेंचर ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कहां से होगा। सिचुएशन 2 में 10 लाख रुपीस के डिबेंचर थे, 10 लाख रुपीस के डिबेंचर है तो 1 लाख रुपीस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 10% के अकॉर्डिंग। और सिचुएशन 3 में 20 लाख के डिबेंचर थे तो 2 लाख रुपीस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 10% के अकॉर्डिंग। सभी बच्चों को यहां तक का कैलकुलेशन समझ में आ गया, क्या निकाला मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की और मुझे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देना है, मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी। फर्स्ट सिचुएशन में सारी अर्निंग बिफोर टैक्स है क्योंकि इंटरेस्ट तो था ही नहीं, तो इंटरेस्ट 0 मैंने माइनस कर दिया 7 लाख
नेक्स्ट सिचुएशन में मेरी अर्निंग बची 6 लाख रुपीस और उसके नेक्स्ट में बची 5 लाख रुपीस। यहां तक क्या आप सबको समझ में आ गया है? शो मी अ थम्स अप। हमने क्या किया, हमने अपनी ईबीआईटी ली और फिर हमने अपने डेट पे इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया। डेट जितना भी है उस पे परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दिया। अब मेरे पास आया अर्निंग बिफोर टैक्स। इस अर्निंग का ये जो मेरे पास बची है अर्निंग, यानी कि कौन सी अमाउंट, 7 लाख इन सिचुएशन 1, 6 लाख इन सिचुएशन 2 एंड 5 लाख इन सिचुएशन 3। इस पे मुझे 30% टैक्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने मुझे लिख के दिया था कि टैक्स कितना होता है, 30% है इस सिचुएशन में, केस में। तो मैंने 7 लाख का 30% यानी 2,10,000, 6 लाख का 30% यानी 1.8 लाख और 5 लाख का 30% यानी 1.5 लाख ये टैक्स ले लिया। और ये टैक्स डिडक्ट करने के बाद में मेरे पास आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो देखिए आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है, 4,90,000, 4,20,000 एंड 3,50,000। ये क्या आई है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आई है कि टैक्स को डिडक्ट करने के बाद में मेरे पास कितनी अर्निंग्स बचती है। अब ये अर्निंग किसके पास जाएगी, ये अर्निंग जाएगी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि ये बची हुई इनकम है, रेजिडुअल इनकम है, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव क्लेम ओवर द रेजिडुअल इनकम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अब चलो ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में, ईपीएस निकालते हैं यानी अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। देखिए ऑल्दो अर्निंग मेरी कम है तीनों सिचुएशन में, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर भी तो कम होते जा रहे हैं। अब देखिए सिचुएशन 1 में आपके पास 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, राइट। तो 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स में जब 4.9 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुए तो पर शेयर होल्डर के पास आया 0.98 रुपीस। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे और मेरे पास अर्निंग बची 4.2 लाख। तो जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो पर शेयर होल्डर के हिस्से में कितना आया, 1.05 रुपीस। और सिचुएशन थर्ड में मेरे पास केवल 3 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि रिमेनिंग 20 लाख तो मैंने डेट से अरेंज किया था। तो ऐसे में 3 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब 3.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो पर शेयर होल्डर उनको जो शेयर मिला वो था 1.16। तो हमने क्या समझा, आप देखिए अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गई। कंक्लूसिवली हमने समझा क्या है, हमने ये समझा है कि अगर आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा लग रहा है तो अल्टीमेटली आपके इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग इंक्रीज होगी। तो आपको कैलकुलेशन सारी अच्छे से आनी चाहिए कि आप इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग तक आते कैसे हैं। तो अर्निंग पर शेयर निकलती है ईबीआईटी, सबसे पहले उसमें से डेट का इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर बचती है ईबीटी, उस पे टैक्स लगता है, जो इनकम बची है उस पे टैक्स लगेगा। अब जो रिमेनिंग इनकम है उसको सिंपल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता चला कि आरओआई ज्यादा था, 14% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गई। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में यही लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, इफ वी कंपेयर द अबव टेबल वी कैन सी दैट इन सिचुएशन 3 इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट मैक्सिमम रिटर्न followed by situation 2 and least earning in situation 1. Hence it is proof that more debt brings more income for owners in the capital structure. But this statement holds true only till rate of earning on capital, that is return on investment of the company, is more than the rate of interest charged on debt. As we can see, return on investment in this example is calculated as 14% and rate of interest in this example is 10%, and ROI is more than rate of interest. Then only more of debt will increase the earning of equity shareholder. If in case the return on investment is less than rate of interest, then equity share will lose. Equity shareholders will lose by including more debt in the capital structure. उनको loss ही loss होगा. More of equity will be beneficial. अगर ROI कम है तो देखिए कैसे, इसको प्रूव करने के लिए वापस 3 सिचुएशन ली गई है। इन सिचुएशंस में चेंज किया गया है केवल ईबीआईटी को, कि भाई आपकी अर्निंग्स कम है, अर्निंग कम है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा, बाकी सब सेम टू सेम है। केस 2 3 सिचुएशंस, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ ईबीआईटी। वहां पे आपको केस 1 में ईबीआईटी 7 लाख दिया हुआ था, यहाँ पे आपको ईबीआईटी 3 लाख दिया हुआ है। बाकी सिचुएशन 1 2 3 तीनों में सेम चीजें हैं। फर्स्ट में कोई डेट नहीं है, सेकंड में 10 लाख का डेट है, थर्ड में 20 लाख का है। टैक्स की रेट यहाँ भी 30% है, इंटरेस्ट की रेट यहाँ पे भी 10% है।
लेकिन यहाँ पे ROI की वैल्यू आएगी कुछ और। क्या ROI की वैल्यू आएगी देखिए जरा। ROI का फॉर्मूला है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। EBIT आई एम हैविंग 3 lakh in this case and my total investment is same as previous situation, 50 lakh rupees multiplied by 100 because I need to calculate the answer in percentage terms. So I have calculated ROI, which is 6%. Now you can see ROI is 6%, whereas rate of interest is 10%. ROI is less than rate of interest. It means more of borrowing will be harmful for the equity shareholders. तो देखते हैं इसका solution कैसे किया इन्होंने. Situations are same. Total capital 50 lakh. In situation 1, the entire capital is arranged by issuing equity shares. Tax rate is 30%. The interest rate is 10%, right? In situation 2, we are having 40 lakh rupees of equity capital and remaining 10 lakh are arranged by issuing debt. In situation 3, 20 from debt and 30 from equity share. Again, you need to calculate earning per share. कैसे calculation करेंगे earning per share का? देखिए जरा ध्यान से. आसान कैलकुलेशन है. सबसे पहले EBIT लिख दिया 3 लाख 3 लाख 3 लाख, सेम इन ऑल द सिचुएशंस. फिर हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट. In situation 1, I need not to pay any interest because I have no borrowing. In situation 2, I am having a borrowing of rupees 1 lakh, तो मैं माइनस 10 lakh, तो मैं माइनस कर दूंगी उसका इंटरेस्ट 1 lakh. और सिचुएशन 2 में इंटरेस्ट हो जाएगा 2 lakh. माइनस किया, अब आपके पास आ गई अर्निंग बिफोर टैक्स. अब मुझे क्या करना है, इस अर्निंग बिफोर टैक्स पे टैक्स लग जाएगा. 30% of 3 lakh will be 90,000, 30% of 2 lakh will be 60,000 and 30% of 1 lakh will be 30,000. Now I will get earning after tax 2 lakh 10,000, 1 lakh 40,000 and 70,000. It will be divided by number of equity shareholders, number of equity shares in the company. In situation 1 it is 5 lakh, in situation 2 it is 4 lakh and in situation 3 it is 3 lakh. You can see that earning per share is decreasing. एक आसान सी बात है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपने बोरोइंग कर रखी है तो गुजारा हो सकता है. क्यों? क्योंकि हम अपनी इनकम में से वो बोरोइंग रीपे करते रहेंगे और बोरोइंग का इंटरेस्ट भी. लेकिन अगर आपकी इनकम ही लो है और ऐसे में आप बोरो कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा. सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमारे हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है. अगर इनकम लेवल हाई है तो बोरो भी कर रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा कंजप्शन और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बोरोइंग बहुत आराम से मैनेज हो जाएगा क्योंकि अर्निंग्स हाई है, राइट. नेट आपको सेविंग ही होगी. बट अगर बाय चांस इनकम लेवल ही लो है और ऐसे में आपने बोरोइंग ज्यादा कर रखी है तो वो आपके लिए हार्मफुल है. बस उसी को आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है ना, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट की हेल्प से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे क्या लिख के दे रहे हैं देखिए. Hence proved that in case return on investment is less than rate of interest, the equity shareholders gets less earning when debt is included in capital structure. In other words, we can say that during boom period, we must have more of debt and less of equity in capital structure. Boom period, because boom period में मेरी EBIT ज़्यादा रहेगी. Earning before interest and tax will be higher. तो higher है तो ऐसे में you can prefer more of debt. बट ड्यूरिंग रिसेशन, जब मंदी चल रही है मार्केट में या डिप्रेशन चल रहा है, एट दैट टाइम यू शुड हैव मोर ऑफ इक्विटी एंड लेस ऑफ डेट. ठीक है, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर. इसको पूरा रीड करके देखिएगा, एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखिएगा. क्लास में होते तो आप ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस रजिस्टर में सॉल्व करना है. कुछ अमाउंट्स लीजिएगा खुद से, EBIT को चेंज कीजिएगा और फिर सॉल्व करके देखिएगा. Conclusively हम ये कह सकते हैं that when return on investment is more than rate of interest, more of debt will increase the earning per share. On the other hand, when return on investment is less than rate of interest, more of debt will decrease the earning per share of the equity shareholders. ये आपको conclusive form में बताना है, यही सबसे ज्यादा important है. आगे देखिए, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. हम अभी केवल 1-2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, बाकी हम डिस्कशन में लेंगे नेक्स्ट क्लास में. नंबर 1, कैश फ्लो पोजीशन. अब ये कह रहे हैं ऊपर वाला जो कंसेप्ट है वो तो देखना ही है, इसके अलावा भी यू नीड टू फोकस ऑन मेनी अदर फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. नंबर 1 इज कैश फ्लो पोजीशन. वेरी सिंपल. In case I don't face any shortage of cash, my cash flow is very smooth and steady, I can manage to pay the interest of debt, right? So more of debt will be preferred and less of equity when in case of smooth and steady cash flow.
But in the opposite situation, when I am facing shortage of cash, when I am struggling with cash, I need to issue less of debt and more of equity, because I won't be able to pay the interest of debt, right? So have a look what is written over here. I'm just explaining you the last part. You need to go with the main content written. A company employs more of debt securities in its capital structure if it is sure of generating enough cash inflows. यानी अगर वो श्योर है कि कैश इनफ्लो प्रॉपर रहेगा, कैश की शॉर्टेज नहीं होगी, then only the company will go for debt. Whereas if there is shortage of cash, then it must employ more of equity in its capital structure, as there is no liability of company to pay its equity shareholders. Is it clear to everyone? अगर more of डेट लेना है तो पहले इंश्योर करो कैश की शॉर्टेज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे आपको कंपल्सरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन। ठीक है, sometime company makes sufficient profit but is not able to generate cash inflow for making payment. तो अगर वो नहीं होगा तो you will not include debt in your capital structure. इसके बाद में ये आज का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आईसीआर शो करता है आपकी कंपनी आपके इंटरेस्ट से कितनी टाइम ज्यादा अर्न कर सकती है। यानी इफ आई एम सपोज टू पे ₹100 एज अ इंटरेस्ट ऑन माय बोरोइंग, हाउ मच अर्निंग एम आई केपेबल ऑफ जनरेटिंग, मीन्स मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट देना है तो इससे कितनी ज्यादा अर्निंग जनरेट हो रही है। अगर 100 रुपए इंटरेस्ट देना है और मुझे इससे मैं 10 टाइम्स ज्यादा अर्न कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं आराम से इंटरेस्ट पे कर पाऊंगी। लेकिन सपोज मुझे 100 रुपीज इंटरेस्ट देने और मेरी अर्निंग केवल 400 रुपीज है, यानी मैं केवल 4 टाइम्स ऑफ माई इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन अर्न कर रही हूँ, ऐसे में मुझे इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। यानी ईबीआईटी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन को कितने टाइम्स कवर कर रही है। High ICR means companies can have more of borrowed fund. अगर ICR high है, you have to pay ₹10 as interest while you are earning ₹10,000, तो ICR बहुत high है। In this situation, you can prefer borrowed fund. पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आपके एक्सपेंस निकल जाएंगे इंटरेस्ट वाले। बट अगर ICR लो है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ही है, ऐसे में आप बोरोड फंड नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी इनकम का एक अच्छा पोर्शन तो आपको इंटरेस्ट में ही देना पड़ जाएगा, राइट। तो हम हाई ICR के केस में मोर डेट प्रेफर करेंगे, अदरवाइज मोर इक्विटी प्रेफर करेंगे। ICR का फॉर्मूला आपके लिए गिवन है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। EBIT को इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ ICR। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस द concept of capital structure with the help of numerical example. We have discussed how ROI impacts the capital structure, and then we have discussed only 2 factors affecting capital structure. Number 1 was cash flow position of the organization, and number 2 is ICR. So you have to go with this part. In our next class, we will cover the remaining topics of this chapter. You have to read this 4th point by yourself. Return on investment. हमें पता है, if ROI is more than rate of interest, we will prefer debt. On the other hand, if ROI is less than rate of interest, we will prefer equity. We should avoid debt. तो ये आप कवर करके रखिएगा, बाकी के पॉइंट्स करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।